जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज फिजिक्स की अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है घर्षण और उत्तोलक। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और आप लोग इसको जिस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन करा है बिल्कुल आप इसी तरीके से इसका शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी से चीज़ें तैयार हो सकें। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें डाले गए हैं ताकि आप समझ सकें कि इस टॉपिक से पिछले एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसका साथ में नोट्स बनाते चलिए। दोस्तों, बायोलॉजी का लगभग पोर्शन रेलवे के लिए जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सारे कंप्लीट कर दिए गए थे। इसके बाद हमने फिजिक्स चलाई है। फिजिक्स में हम लोगों ने प्रकाश, तरंग, ध्वनि, बेसिक फिजिक्स में से जैसे मात्रक वगैरह हो गए, राशियों का मापन हो गया, इन चीज़ों को कवर करा था। इसके अलावा महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार को कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 5 से 6 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं फिजिक्स के, ये अगला वीडियो है। तो दोस्तों, पूरी फिजिक्स रेलवे के जितने इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री, इस तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग जीएस के सेगमेंट को कवर करेंगे। अगर बायोलॉजी में कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आता है आप कमेंट करिएगा, वो टॉपिक अलग से हम आपको पढ़ा देंगे। जितना इम्पोर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था वही टॉपिक पहले आपके कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर रेलवे की प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पे सारे वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देख लेते हैं घर्षण और उत्तोलक क्या होते हैं, किस टाइप से इनसे क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग परिभाषा से। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी वीडियो आगे मिलेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले घर्षण क्या होता है, घर्षण की परिभाषा और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन क्या होता है। तो इसे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं कि दो सतहों के बीच लगने वाला वह बल होता है, यानी घर्षण दो सतहों के बीच में लगने वाला वह बल होता है जो एक दूसरे के खिलाफ फिसलने से रोकता है। ठीक है, घर्षण बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। अब इस परिभाषा को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो कह रहा है घर्षण की दो सतहों के बीच लगने वाला वह बल घर्षण बल होता है जो एक दूसरे के खिलाफ फिसलने पे रोकता है। जैसे हम इस वस्तु को इस तरफ फोर्स करके खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो सतह देख रहे हो, इस दरवाजे की जो सतह नीचे है, तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस तरफ लगेगा, दूसरी तरफ लगेगा। वो दरवाजे को खिसकने से रोकने के लिए लगेगा। तो यही कहलाता है घर्षण। जैसे यह व्यक्ति वस्तु को इस तरफ खींच रहा है लेकिन बल जो घर्षण बल है वो इसके अपोजिट दिशा में लग रहा है। इस वजह से इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अब देख लो, आप इस बात को अच्छे से समझ सकते होगे कि रोड जो देखते हो, रोड में जो टायर्स हो, जो गाड़ियां चलती हैं उनके टायर्स को इस तरीके से डिजाइन करा जाता है, खुरदुरे या कटिंगदार बनाए जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है, देखो, अगर घर्षण बिल्कुल भी सतह पे नहीं होगा तो गाड़ी क्या होगी, फिसलेगी। अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो इंजन ज़्यादा खराब होगा, गाड़ी ज़्यादा साउंड करेगी, ज़्यादा उसमें बल लगाना पड़ेगा। घर्षण का मतलब है कितना गाड़ी उस पर। अब जैसे आप रोड पे चला रहे हो गाड़ी, तो आपने देखी होगी कि जो रोड बनाई जाती है बहुत चिकनी नहीं बनाई जाती है, वरना आप उसमें चलोगे तो फिसलोगे, गाड़ी आपकी चलेगी तो फिसलेगी। तो उसको थोड़ा सा खुरदुरा बनाया जाता है ताकि आप जब उस पर चलो या आपकी गाड़ियाँ चलें उस पर, तो उन गाड़ियों के टायर उस पर आराम से उस चीज़ को पकड़ बनाने के साथ साथ चलें, जिससे फिसलन की स्थिति न पैदा हो। और अगर इससे ज़्यादा घर्षण बल उत्पन्न हो जाए, यानी कि उसमें और उसके गड्ढे कर दिए जाए ढेर सारे, तो क्या होगा, अगर ज़्यादा गड्ढे कर दिए जाएंगे या ज़्यादा उसमें घर्षण उत्पन्न कराया जाएगा तो गाड़ी क्या होगी, ज़्यादा उसमें बल लगेगा उस चीज़ को पार करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से ही बनाई जाती हैं।
तो आप ये बात समझ गए कि कोई चीज़ आप जैसे फोर्स लगा के दरवाजे को आगे बढ़ा रहे हो तो दरवाजे को जो बल रोकने का काम कर रहा है उसको कहते हैं हम लोग घर्षण बल, वो उसके विपरीत दिशा में लगता है। आई होप ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं हम लोग कि घर्षण बल वस्तु के कोण और स्थिति पर निर्भर करता है। तो आप घर्षण बल की परिभाषा अच्छे से समझ गए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि घर्षण बल के प्रकार क्या होते हैं। इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, दो प्रकार है, एक है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा है गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है और गतिक घर्षण बल क्या होता है? तो स्थैतिक घर्षण बल किसी सतह पर स्थित अवस्था में रखी गई वस्तु उस सतह के मध्य लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के साथ इस चीज़ को हम समझाने का प्रयास करें तो मेज पर रखी हुई किताब या गाड़ी स्टार्ट करना, जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ने और गाड़ी के स्टार्ट होने के बीच का जो समय है उस पे जो बल काम करता है वो बल कहलाता है घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। अब हम लोग समझते हैं गतिक घर्षण बल। तो गतिमान वस्तु के संपर्क सतह के बीच लगने वाला बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। ये तो आप इससे तो परिचित होंगे कि जैसे हमने क्या किया कि ये वस्तु है, अब इस वस्तु को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पे जो घर्षण बल लगेगा वो किस तरीके से लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। और ऐसे इस वस्तु को आगे की तरफ खींचेंगे तो इसके में भी विपरीत दिशा में लगेगा। इसमें नीचे पहिए लगा दिए गए हैं तो इसमें घर्षण बल कम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो रोलिंग होकर के वो पहिए उस गाड़ी को बढ़ाने का काम करेंगे, और इसमें पहिए नहीं लगे हैं, ये फ्लैट है तो इसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। वो ज़्यादा मजबूती से उस चीज़ को विरोध करेगा खींचते हुए व्यक्ति के अपोजिट दिशा में। तो ये बात आपके अच्छे से समझ आ गई होगी। तो घर्षण से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि दो सतहों के बीच में जो बल काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। वह वस्तु के अपोजिट दिशा में लगता है। अब घर्षण बल के लाभ और हानि देख लेते हैं कि घर्षण बल से क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। तो लाभ में देखते हैं कि सतह चिकनी होने पर घर्षण बल कम लगेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में चलाया जाए, यानी कि गड्ढेदार रोड पे चलाया जाए, अगर आपको चलने के लिए बोला जाए तो आप अनकंफर्ट होंगे, आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ेगा। अगर वही सतह बिल्कुल फ्लैट हो, चिकनी हो, तो आपकी स्पीड उसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बल कम लगाना पड़ेगा। ऐसे गाड़ियों का खेल है कि अगर गाड़ी को ज़्यादा खुरदुरी जगह पे चलाया जाएगा, बहुत अधिक मात्रा की खुरदुरी जगह पे, तो गाड़ी को चलने में टूट फूट की दिक्कत आएगी, गाड़ी पे ज़्यादा साउंड आएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी को चलाने के लिए ज़्यादा बल का प्रयोग होगा, ज़्यादा ध्वनि आएगी, ज़्यादा ऊर्जा खर्चा होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में चीज़ें व्यवस्थित करी जाए कि बिल्कुल नॉर्मल घर्षण बल, यानी कि सतह को बहुत चिकना ना करा जाए, तब क्या होगा? चीज़ें हमारे हिसाब से व्यवस्थित होंगी, घर्षण बल कम लगेगा। जैसे सड़कों पर आवश्यक घर्षण बल होने के कारण गाड़ियाँ फिसलने लगती हैं। अगर ज़्यादा यानी सड़क को ज़्यादा चिकना कर दिया जाए तो ब्रेक मारते ही गाड़ी फिसल जाती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। घर्षण के कारण दीवार, कागज, बोर्ड पर हम लोग लिख पाते हैं। आप लोग एक बात नोटिस करिएगा कि जैसे टाइल्स है, टाइल्स में अगर आपसे कहा जाए लिखने के लिए या टाइल्स से भी ज़्यादा चिकनी चीज़ें बना दी जाए, उसमें आपको लिखने के लिए कहा जाए तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसी को आपने देखा होगा जो ब्लैक बोर्ड होता है, जो सीमेंट से बनाया जाता है, जब चौक से उसमें लिखते हैं तो बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि चौक और बोर्ड के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, हम चौक को आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई वर्ड लिखा, वर्ड से आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और घर्षण बल क्या करता है? चौक को पीछे की तरफ ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छा बन पाता है लिखते हुए। तो वही बात कह रहा है कि घर्षण के कारण दीवार, कागज, बोर्ड पर लिख पाते हैं। अब हानि क्या है कि ज़्यादा घर्षण बल होगा तो ऊर्जा ज़्यादा व्यय होगी, जिससे मशीन की उत्पादकता कम होती है। ज़्यादा घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होती है, ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, ज़्यादा घर्षण के कारण वस्तुएं जल्दी खराब हो जाएंगी। वही बात बताई कि अगर ज़्यादा घर्षण है, यानी कि ज़्यादा अगर खुरदुरी सतह है, ठीक है, तो उस पर चलना बड़ा ही मुश्किल होगा। अगर गाड़ी आप उसमें चलाएंगे भी तो ज़्यादा खराब होने के चांस होंगे, ज़्यादा उसमें बल लगेगा, ज़्यादा एनर्जी खत्म होगी, ज़्यादा डीजल पेट्रोल का खर्च आएगा, क्योंकि वहाँ पर वो स्लो मोशन पर चलेगी।
चलिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे घर्षण पढ़ लिया। घर्षण से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, पहले आपको बताया, लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तोलक, जिससे आपके लिए भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग उत्तोलक क्या होता है। तो उत्तोलक की सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं, इसके बाद आगे इसके पढ़ते हैं। उत्तोलक एक मशीन होती है। उत्तोलक यंत्र का प्रयोग बल को बढ़ाने या दिशा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब उत्तोलक में जैसे आप ये देख रहे हो, इसमें ये भार है, फिर ये आलम्ब है और ये आयास है। ठीक है, ऐसे इस वस्तु में देख रहे हो। तो आपने सिर्फ परिभाषा पढ़ी कि यह एक मशीन होती है। उत्तोलक यंत्र का प्रयोग करके किसी चीज़ की दिशा को बदलना, किसी चीज़ के भार को उठाना, बल का प्रयोग करना आसान हो जाता है, सहज हो जाता है हमको। अब जैसे इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने इस पत्थर को उठाने के लिए एक साबर का इस्तेमाल किया, सब्बल का इस्तेमाल किया, तो वस्तु ये आसानी से उठ जाएगी। जैसे इस वस्तु को भी उठाने के लिए यही टेक्निक इस्तेमाल करी गई। तो आगे हम समझाएंगे कि भार, आलम्ब, आयास किस तरीके से काम करते हैं और कैसे इनसे व्यक्ति को राहत मिलती है इनका इस्तेमाल करने से, किस दिशा से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखो, उत्तोलक के लिए 3 प्रमुख चीज़ें होती हैं। एक है आलम्ब, दूसरा है आयास और तीसरा है भार। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखिएगा। इन्हीं चीज़ों से पूरा उत्तोलक का चैप्टर खत्म होने वाला है। अब इनके बीच में मूल अंतर हम लोग समझ लेते हैं। जो 3 चीज़ें हमने बताई हैं आपको कि आलम्ब, आयास और भार। जैसे आलम्ब क्या होता है, तो वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक को क्षण स्वतंत्र पूर्वक घूर्णन कर सकती है उसको आलम्ब। जैसे हमने ये बनाया, आपने देखा होगा ये कैंची है। ठीक है, तो ये आलम्ब क्या होता है, तो ये है आलम्ब, जहाँ से ये जुड़ी हुई है, तो उसी को वो कहना चाह रहा है कि उत्तोलक की वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक को क्षण स्वतंत्र पूर्वक घूमने का कार्य कर सकती है उसे उत्तोलक कहते हैं। ये एफ होता है, इसको एफ से प्रदर्शित। उत्तोलक आयास क्या होता है, उत्तोलक में प्रयुक्त बल आयास कहलाता है। यानी कि कैंची को चलाने के लिए जो हम यहाँ पे बल लगाएंगे वो हमारा आयास कहलाएगा। ठीक है, इसको इस से डिनोट करते हैं। और भार क्या कहलाता है, उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाते हैं उसे भार कहते हैं, इसको डब्लू से। अब जैसे कैंची से आपने यहाँ से उंगली लगा करके यहाँ से, इसको क्या कहेंगे, आयास कहेंगे, और जहाँ से जुड़ा है इसको आलम्ब कहेंगे। जो चीज़ हम लोग इससे काटने का काम करेंगे या फिर जो चीज़ों को हम काटेंगे तो वो क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। एक ही एग्जाम्पल से 3 चीज़ आपने समझ ली। अब हम ये समझने वाले हैं कि कौन सा उत्तोलक में कौन सी क्रिया आलम्ब, आयास और भार कैसे परिवर्तित होते हमें समझ आते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी चीज़ को समझ लेते हैं कि उत्तोलक के प्रकार। तो 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। पहला प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। इससे आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। इस बात को हम बार बार कह रहे हैं, 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सीरियस होकर पढ़ना, इसको अच्छे से तैयार करना है। एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन रेलवे में पूछता है, चाहे वो आप एनटीपीसी दे रहे हो, आरपीएफ दे रहे हो, एएलपी दे रहे हो, लोको पायलट या टेक्नीशियन या ग्रुप डी, आप कोई भी वैकेंसी रेलवे की दे रहे हो या इवन वनडे एग्जाम का भी आप कर रहे हो, तो सब में क्वेश्चन इससे आ जाता है एग्जाम्पल से, जबकि रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक। अब प्रथम प्रकार का उत्तोलक हमने ये पे बनाया हुआ है। अब प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब और आयास और भार के बीच में रखा जाता है। हमने क्या कहा कि इस प्रकार के उत्तोलक में जो आलम्ब है, आयास और भार के बीच में रखा जाता है। आलम्ब देखो, कैंची का हमने उदाहरण बताया, ये है हमारा आलम्ब। आलम्ब का मतलब जहां से वो पॉइंट जुड़ा होगा, जहां से वस्तु जुड़ी होगी उसको आलम्ब। आयास का मतलब हमारा बल है, आयास का मतलब बल है। और भार का मतलब जो आगे हमने चीज रखी है, भार है। तो हमने एक कैंची से बल लगाया और आगे की वस्तु को काटने का प्रयास किया, वो भार है। और जो यहाँ से वो पॉइंट जुड़ा है वो क्या है, आयास है। इसमें कैंची, प्लास, साधारण तुला, कील ठोकने की वाला हथौड़ा, ये सभी इसके मुख्य रूप से उदाहरण के तौर पे देखने को मिलते हैं।
प्लास में भी वही स्थिति है कि आलम्ब से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये बीच में पॉइंट से इस तरफ बल लगाएंगे और इस तरफ से चीज़ों को हम काम करेंगे। ऐसे बिल्कुल इसमें हथौड़े में आ जाता है। तो ये बात आप समझ गए कि इसमें क्या होगा कि बीच में हम लोग रखेंगे आलम्ब को और आगे रहेगा सबसे भार और इसके बाद इसके पीछे रहेगा आयास। ये बात समझ गए। आयास का मतलब हमारा बल लगाना है। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस चीज़ को बिल्कुल सेट कर लो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें अच्छे से देखनी है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक में भार आलम्ब और आयास के बीच में रहेगा। अब ये कह रहा है कि भार हमको बीच में रखना है और एक साइड क्या करना है, आलम्ब करना है, और एक साइड क्या करना है, आयास करना है। तो आयास हमने लिख दिया और एक साइड हमने लिख दिया आलम्ब लिख दिया। हमने आपको वही टेक्निक बताई है। आलम्ब का मतलब है जहाँ से चीज़ें जुड़ी हुई हों, बस इतना याद रखो, पूरा आप काम कर लोगे। जहाँ से चीज़ें जुड़ी होंगी वो आलम्ब होगा, जो हम बल लगाएंगे वो आयास होगा और भार बीच में होगा, ठीक है। तो बस आपको यही बात अच्छे से याद रखनी है। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ये सरौता है, तो हम सुपारी कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो इसमें भार कहाँ गया, बीच में आ गया। वही बात तो वो कह रहा है कि भार को बीच में होना चाहिए और फोर्स हम कहाँ लगाएंगे, तो आगे पकड़ के यहाँ फोर्स लगाएंगे, तो ये हो गया आयास। और जहाँ से जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, आलम्ब कहलाएगा। ऐसे कूड़ा वाली मशीन होती है, ढोने वाली, तो ये आगे से जुड़ी हुई और टायर के पास जुड़ी होती है, उसको हमने जहाँ से जुड़ी हुई है उसको तुरंत आलम्ब नाम दे दिया। जो बल लगाया उसको आयास कह दिया और जो वेट है वो। तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में रहेगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में रहेगा। ऐसे नींबू निचोड़ने की मशीन है, तो नींबू निचोड़ने की मशीन में भी देख लो कि जहाँ से जुड़ी हुई है उसको आलम्ब कह दिया और ये बीच में भार रख दिया और ये बाद में वो हो गया, आयास हो गया। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या चीज़ बीच में थी, तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में सर आलम्ब बीच में था। मतलब प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब को हम लोग बीच में रखेंगे, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार को हम लोग बीच में रखेंगे और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास को हम लोग बीच में रखेंगे, ठीक है। तो इतना बस आपको डाटा याद रखना है। प्रथम प्रकार में आलम्ब क्या है, जहाँ से चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। भार क्या है, जो वेट हमारा वजन है। आयास क्या है, वह बिंदु जहाँ से हम लोग बल लगाने का काम करते हैं, वो आयास कहलाता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। उदाहरण आप जरूर बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण से ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब हम लोग देख लेते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अब तृतीय प्रकार के उत्तोलक में हमने आपको एक चीज़ बताई कि सर इसमें क्या होगा कि जो वस्तु है, जो आलम्ब आयास है, वो हमेशा बीच में रहना चाहिए। देखो ये दिखा भी रहा है यहाँ पे कि आयास भार और आलम्ब के बीच में रहेगा। देखो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में हमने किसको बीच में रखा था, आलम्ब को बीच में। द्वितीय प्रकार में भार को बीच में और तृतीय प्रकार में आयास को हम लोग बीच में रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसके जो उदाहरण है, चिमटा, झाड़ू, किसान का हल, मनुष्य के हाथ की कोहनी, फावड़ा और धनुष और तीर, इसको अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो जैसे हमने कहा चिमटा, तो चिमटा है तो इसमें आयास हमारा क्या होगा, बीच में रहेगा। तो देखो चिमटा कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, ठीक। यहाँ से हम लोग रोटियों को पकड़ते हैं, ठीक है। तो अब ये नीचे बना भी हुआ है, अब यहाँ से जुड़ा है, तो जो जहाँ से जुड़ा होता है उसको क्या नाम देते हैं, आलम्ब नाम देते हैं कि नहीं देते हैं। बल हमने बीच में लगाया कि नहीं लगाया। आप चिमटा को बीच से ही तो दाबते हो कि यहाँ से दाब देते हो जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो बल बीच में लगा, बल को हमने क्या कहा, आयास। तो वही तो बात आ गई कि आयास हमारा बीच में आ गया, तो ये बात सही हो गई और रोटी आगे लग गई। फावड़ा है, ठीक है। सेम काम फावड़े में भी है कि ये जहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके बाद ये वेट उठाने का, ऐसे झाड़ू का काम है और ऐसे इसी तरीके से हमारा तीर का काम है कि झाड़ू देखो यहाँ से जुड़ी हुई है, बल हम लोग बीच में लगाते हैं और यहाँ से हमारा कूड़ा हटाया जाता है, इस तरीके का हो गया। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस आपको दो चीज़ अच्छे से समझनी है। एक तो ये समझनी है कि कौन सा उदाहरण किस उसमें आ रहा है, प्रथम प्रकार में, द्वितीय प्रकार में या तृतीय प्रकार में। और उसके लिए एक तरीका हमने आपको बता दिया है कि प्रथम प्रकार में
आपको आलम्ब को बीच में रखना है। आलम्ब क्या है तो सर बताएंगे कि आलम्ब वो चीज़ है जहाँ से चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, ज्वाइंट को आलम्ब कहा गया। दूसरे प्रकार में उत्तोलक में भार को बीच में रखेंगे। तीसरे प्रकार के उत्तोलक में आयास को हम लोग बीच में रखने का प्रयास करेंगे। तृतीय प्रकार में आयास बीच में रहेगा। आयास क्या है सर, हमारा जो बल लगाते हैं वो आयास है। भार क्या है सर, जो हम वजन उठाते हैं वो भार है। और आलम्ब क्या है, जहाँ से चीज़ें जुड़ी होंगी वो आलम्ब है। अगर अब हम आपको ये कह दें कि प्लास किसका है, तो प्लास कैसे बना होता है, तो प्लास हमारा जो होता है इस तरीके से लगभग डिजाइन होता है, इस तरीके से कुछ कैंची के रूप में ही होता है प्लास भी ऐसे। तो यहाँ से ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अब प्लास अगर आपसे पूछ ले कि प्लास किस तरीके का है, तो आगे से हम चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो भार आगे आ गया, जुड़ा ये बीच में है, तो ये बीच में है यानी आलम्ब हो गया। पॉइंट जो जुड़ा है तो ये आलम्ब किस में हो गया, बीच में हो गया, और ये यहाँ पे बल लगा दिया। तो आलम्ब बीच में जिसमें होता है उसको किस में रहते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। बात समझ में आई ना, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। अब अगर आपसे यही बात हम कह देते कि सर चिमटा को बताइए, तो चिमटा इस तरीके से डिजाइन है कि नहीं है, सॉरी ये चिमटा गलत बन गया, चिमटा नहीं है। अब चिमटा को देख लेते हैं, इस तरीके से डिजाइन होता है। अब ये हमारा हो गया भार, हो गया, ये रोटी हमने उठाई आगे से, ठीक है, और ये आलम्ब हो गया कहाँ पे, ये जहाँ से पॉइंट जुड़ा हुआ है, और ये हो गया आयास। आयास का मतलब बल। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बताया है कि आयास किस में रहेगा, बीच में रहेगा, यानी कि बल हम लोग बीच में लगाएंगे। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको एक दो बार और बेहतर समझने का प्रयास करोगे, एक दो बार देखोगे तो अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। अब हम लोग देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे इसके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि घर्षण बल किस प्रकार का बल है, गुरुत्वीय बल है, संपर्क बल है, चुंबकीय बल है या विद्युत बल है। तो यह दो सतहों के बीच में लगता है, तो दो सतहों के बीच में लगता है तो आपस में क्या है, संपर्क स्थापित करता है। तो ये किस तरीके का बल है, तो संपर्क बल है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक मेज पर रखी किताब को धकेलने के लिए आपको शुरुआत में जिस बल को लगाना पड़ेगा उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है गतिक घर्षण, गुरुत्वीय घर्षण, स्थैतिक घर्षण या प्रतिक्रिया घर्षण। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, तो स्थैतिक घर्षण बल लगाना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। ये हम ऑप्शन प्रथम द्वितीय तृतीय या कोई नहीं, इससे हमको मतलब नहीं है, हम तुरंत उसका फिगर देख समझ लेते हैं कि चिमटा जो हमारा होता है इस तरीके का होता है, जहाँ से जुड़ा है उसको हमने नाम दिया है सर आलम्ब है। सर ये हमारा आलम्ब है, आलम्ब। और ये हमारा रोटी जो आगे की है ये सर हमारा भार है, भार है। अब बचा क्या हमारा आयास। आयास जो हमने बल बीच में लगाया, हाथ से जो बल लगाया तो वो हमारा आयास कहलाता है। और हमने क्या बताया था, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में रहेगा, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में रहेगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में रहेगा। तो आयास बीच में है तो किस प्रकार का उत्तोलक हो गया, तो ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। बस इस तरीके से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। बस आपको दो चीज़ें कि आप याद रखना किस में किसको बीच में रखना है। चलिए द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या चीज़, भार बीच में रहेगा। तो फावड़ा, झाड़ू उत्तोलक का कौन सा उदाहरण है, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का कौन सा उदाहरण है ये हमें इसमें बताना है। तो अब ये ऑप्शन है आपके फावड़ा, कील ठोकने वाला हथौड़ा, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तो अब देखना है हमें ये कि जो नींबू निचोड़ने वाली मशीन है या झाड़ू है या फावड़ा है या कील ठोकने वाला हथौड़ा है वो किस प्रकार का उत्तोलक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप हमें बताओगे। अगर आपने अच्छे से चीज़ को पढ़ा है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताओगे, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। बहुत सारे बच्चे पर्सनल मैसेज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लगभग 100 से 150 लोग हैं जो टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज करके चीज़ों को बताने का प्रयास भी करते हैं, अगर कमेंट में जवाब नहीं दे पाते। तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप टेलीग्राम पे मैसेज मत करो, आप कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में ही हमें जवाब देने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो आप कमेंट में ही बताया करो। चलिए टेलीग्राम का लिंक भी लगा देंगे, वहाँ से आप डेली प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। चलिए उत्तोलक के लिए क्या जरूरी नहीं है, तो आयास जरूरी है।
आलम्ब जरूरी है, बार जरूरी है, आवृत्ति जरूरी नहीं है। तो यही आपका सही जवाब है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। अब क्या है इसमें कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन क्या है? कैंची, धनुष तीर, झाड़ू और फावड़ा। तो ऑप्शन क्या थे आपके कि कैंची। देखो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या बीच में होना चाहिए? देखो जैसे अगर कैंची हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये कैंची बनाएंगे। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होना चाहिए। आयास का मतलब है बल हमारा बीच में होना चाहिए। तो कैंची तो हमारी गलत हो गई, क्योंकि बल वाई किनारे लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। फावड़ा, देखो इस तरीके से हम लोग फावड़े का निर्माण करते हैं, इस तरीके से। तो इसमें यहाँ से ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि इसमें आलम्ब बीच में आ गया, ये भी गलत है। झाड़ू, अब हम लोग इस तरीके से झाड़ू देखते हैं, ऐसे झाड़ू हमारा बना होता है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ हमारा वो ज्वाइंटर होता है, ठीक है, और ये आगे कूड़ा उठाते हैं और पीछे से बीच से हम लोग बल लगाते हैं। तो यही हमारा तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या कह रहा है, यानी आयास बीच में हो गया। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, हमेशा आयास बीच में होता है। तो यही आपका झाड़ू इसका सही जवाब हो गया। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान गलत है? तो बताइए। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कैंची, प्लास, साधारण तुला, ये तो बात सही लिखी है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में निम्न निचोड़ने वाली मशीन, झाड़ू, तो ये गलत है, यहाँ पे झाड़ू नहीं होना चाहिए था। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में धनुष, तीर, फावड़ा, किसान काल और चिमटा, तो झाड़ू नहीं होना चाहिए था। तो बात समझ में आ गई होगी। झाड़ू किस में आ जाएगा? तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आ जाएगा। तो दोस्तों ये उत्तोलक का पूरा यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी चीज़ें समझ में आती हैं, बेहतर आप समझ पा रहे हैं, तो इसी तरीके से आप इसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप रिवीजन करते रहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछता ही पूछता है। इस भ्रम में मत रहना कि इस शिफ्ट में नहीं पूछा है तो पूछेगा नहीं। क्वेश्चन इससे पूछता है, वो भी उदाहरण के साथ पूछता है। हमने आपको तरीका बता रखा है कि आपको कुछ नहीं करना। पहले प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब को बीच में कर देना है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार को बीच में कर देना है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक को आयास को बीच में कर देना है। अब आपको ये समझना है कि आलम्ब क्या होगा, जहाँ से चीज़ें जुड़ी होंगी, भार क्या होगा, जो वजन होगा, आयास क्या होगा, जो हम लोग बल लगाएंगे। बस इससे आप चीज़ों को अच्छे से सेट कर पाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।